हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएसवाई अकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं 10वीं कक्षा का तृतीय अध्याय लेकर के आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे मैक्स मुलर के द्वारा रचित यह भाषण का अंश, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। तो इसमें जो है सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जानेंगे और उसके बाद कहानी का पाठ होगा और आगे जो है हम इसका प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे। तो इसमें आप बने रहेंगे, लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि ये हिंदी का पाठ है। हिंदी भाषा जो है हमारे देश का मातृभाषा है, तो मातृभाषा का ज्ञान और सही ज्ञान होना आवश्यक है। इस वजह से हमें हिंदी को बड़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए। हिंदी के साथ में व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पाठ में और क्या क्या देखने को मिलता है, भारत के बारे में क्या सीखने को मिलता है, मैक्स मुलर ने भारत से क्या सीखा है, दुनिया ने भारत से क्या सीखा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो, आने वाला वीडियो जल्द से जल्द या सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका जो है लाभ उठा सके। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रगण इससे जो है लाभ उठा सके। तो आइए हम चलते हैं पाठ की ओर, देखते हैं क्या है। यह है भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक हैं मैक्स मुलर। इनका परिचय, लेखक मैक्स मुलर है, इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर और इनका जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका है जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, यानी शहर में। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का शिक्षा आरंभ किया। यहाँ अध्ययन लिखना हम भूल गए हैं, जैसा कि अध्ययन शिक्षा का, संस्कृत का अध्ययन, यहाँ पर अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन आरंभ किया उन्होंने। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश, जो कि हमारे भारत में हितोपदेश बहुत ही प्रचलित है, और जर्मन भाषा में उसका अनुवाद करवा करके प्रकाशित करवाया। और उसी समय कठ और केन उपनिषद का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कठोपनिषद और केन उपनिषद का भी वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तथा मेघदूतम का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया। मेघदूतम जो कालिदास द्वारा रचित संस्कृत पद है, ये उनका भी पद्य अनुवाद करवाया, जर्मन भाषा में पद लिखा गया। अब है उपलब्धि, वे वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है, जो कि वैदिक तत्व ज्ञान हमारे भारत में ही मूलतः फलित है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांत कहा है, अर्थात वो बहुत ही वेदांती थे, यानी वेद को जानने वाले थे, वेदों का कीड़ा थे। इस तरह से उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों के चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। अर्थात भारतवासियों के पूर्वज जो हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जो यहाँ पर लोगों को दिया है, वो मैक्स मुलर के ध्यान में है कि वो जो है हमारे विश्व को सब कुछ दे सके, इसलिए तो हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं। आगे चलते हैं कि पाठ से संबंधित, इस पाठ में जो हम पाठ करेंगे उसमें क्या है। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों में श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसमें इन्होंने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अंग्रेज अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। आइए, तो इस पाठ में जो है सिविल सेवा हेतु चयनित एक युवा अंग्रेज अधिकारी है, जो कि आने वाले हैं। उनके आने से पहले ये अंग्रेजों के अधिकारियों के आगमन के अवसर पर भाषण संबोधित किया जा रहा था, लोगों को संबोधित किया जा रहा था।
भाषण के माध्यम से, जिसकी श्रृंखला की एक कड़ी है जिसमें इन्होंने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता, यानी इस भारत की प्राचीनता में क्या गुण है और इसकी क्या विलक्षणता है, उसका प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अंग्रेज अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। पूरे विश्व में जो सभ्यता फैली हुई है वो भारत से ही मूलतः लिया गया है और भारत से बहुत कुछ सीखती है। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। स्वदेश के अभिमान में जो है इस भाषण का एक विशेष महत्व है, विशेष सार्थकता झलकता है इस भाषण में कि भारत क्या है। तो आइए हम पाठ के माध्यम से समझते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, यानी मैक्स मुलर ने क्या सीखा, दुनिया ने भारत से क्या सीखा। तो आइए हम चलते हैं मैक्स मुलर के दृष्टिकोण से भारत क्या है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, हमारी धरती पर जो है स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे नमन के योग्य है। तो मैं यहां भी भारत का नाम लूंगा। अगर कोई भी दुनिया में नमन करने योग्य है तो वो सिर्फ भारत है। ये बात मैक्स मुलर कह रहे हैं अपने भाषण में। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। ऐसी किस चीज का अध्ययन किया जाए जिसमें हम अगले जन्म में भी मानव बने और मेरा जीवन शाश्वत हो जाए, सुधर जाए। तो ऐसे में भी हम भारत का ही नाम लेंगे। आप भारत का अध्ययन कीजिए, भारत के वेदों का अध्ययन कीजिए, भारत की सभ्यताओं का अध्ययन कीजिए। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है। भारत के नागरिक ग्रामवासी को मुख्यतः ये ध्यान में रखे हैं, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, शहरों में कोई जरूरी नहीं है कि शहर में ही सच्चे भारत के दर्शन होते हैं। गांव के लोग, गांव की सभ्यता, गांव का रहन सहन, गांव का जीवन यापन, खान पान, ये सब जो है ये अध्ययन करने के योग्य है, उससे कुछ सीखने योग्य है। उसमें सभ्यता है, संस्कृति है। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे पास भारत को पहचानने की आवश्यकता है। भारत में अभी भी उस तरह की संस्कृति और सभ्यता छिपी हुई है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत जो है कहीं पीछे नहीं है। ये प्राचीन समय से ही जो ज्ञान विज्ञान का नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, वो सिर्फ भारत ही है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो श्रीलंका, हिमालय से लेकर के श्रीलंका तक
आपका जो है इंतजार किया जा रहा है। ये भूमि आपकी इंतजार कर रही है। आप यहाँ पे भू विज्ञान का जो है अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कालांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट में मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावरा आतुर हो उठेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेशियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए थे कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रटिलस में मिलती है। तो यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? इस प्रकार हम न्योले या चूहे के संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा के सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रीट की कहानी में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अत्यधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यदि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई
तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। यहाँ की दंत कथा अगर पूर्व में चली गई है, अर्थात यूनान में चली गई है, और यूनान की दंत कथा यदि यहाँ पर आ गई है, इसका मतलब है कि यहाँ से वहां तक का जो है रास्ता जो है सुलभ हो चुका था। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत का फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा की रचना काल यानी 10वीं से 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, होन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको संहिताओं के ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इसके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के साथ विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले ले। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवृत्ति विधि ग्रंथों के आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधित प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उनके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ मतांतर प्रकट हो रहे, धर्म के प्रति हो या कर्म के प्रति हो, जो भी हो। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा के से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मामला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाला पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास में, उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले,
चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या ना चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का यह एक बहुत बड़ा भाग है, आज केवल भारत में ही संचित है। सारे के सारे प्रमाणिक चिन्ह, प्रमाणिक चीजें यहाँ भारत में ही आपको मिलेंगे। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उन पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा में भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंच सकी है उसमें अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, समानता जो है अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक को सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटोनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषाविद के मूल सिद्धांतों की सर्वथा विपरीत है। किंतु जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, मतलब सभी भाषाओं से बड़े हैं। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का एग्नेस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आयुओं को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, ओग्निश और स्कॉटिक भाषा में इसे इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थे, भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हो। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसह, ग्रीक में इसे मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं,
चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला ना हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था को कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीन भाषाओं के एक समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उक्त सम्मेलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आर्य भाषाओं एक जैसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक, एस्मि ऐसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूं जैसे भाव को प्रकट करने के लिए भला किसी दूसरे भाषाओं में अस्मि जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहां मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूं या ठहरता हूं, मैं जीता हूं, मैं उगता हूं या उत्पन्न होता हूं या मैं बदलता हूं जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं किंतु अस्मि मैं हूं, यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचार और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने के से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी नहीं पढ़ पाते और भारत यदि हमें एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य में भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस दिन एक की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूं। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उसमें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं शताब्दी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्य अभिभूत हो जाएंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां भी फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत
तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार नहीं बने तथा लाखों करोड़ों अजनबियों या तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसमें मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहां से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहां पहुंचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 900 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति कर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः आश्चर्यवचनीय है। ऐसे एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलाप की दृष्ट भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम्स जोन जैसे अपने न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है, तो उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है, और जो बात यह क्षितिज या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी
नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो इस प्रकार से भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ की समाप्ति होती है। और अगले पाठ में जो है इसका हम प्रश्न उत्तर लाएंगे, जिसमें पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर होंगे सो होंगे, उसके पाठ के आसपास की भी बातें की जाएंगी और भाषा की बात जो व्याकरण से संबंधित होती है उसका भी अध्ययन करेंगे हम, और तब चलेंगे हम अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव SSY अकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं और आज 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का तीसरा अध्याय लेकर के आया हूं, जो कि लिखा गया है मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर ने हमारे भारत में आकर के यहाँ के भारतीय संस्कृति, यहाँ की संपदा के बारे में जो लिखा है उसी का अध्ययन आज हम कर रहे हैं। कल जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि भारत में क्या क्या चीज है, किस बात से ये सर्वगुण संपन्न है, तो आज उसका हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? यहाँ पूरे भूमंडल में जितना भी मतलब पूरी पृथ्वी पर जो है सर्वविध संपदा, सभी प्रकार की संपत्ति संपदा से और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। और सचमुच भारत जैसा कोई भी देश नहीं है। किसी भी स्विट्जरलैंड को आप स्वर्ग कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो भारत में है वो पूरी विश्व में कहीं नहीं है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आइए हम पाठ के अनुसार हम जवाब देते हैं कि मैक्स मूलर ने भारत के बारे में क्या कहा है। तो भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ पर मानव की जो मस्तिष्क है वो कितने उत्कृष्ट है, इसका साक्षात्कार, इसकी जानकारी कहाँ मिली है? सिर्फ भारत में मिली है। यहाँ की ऋषियों मुनियों ने जो अपने दिमाग के कारण कितना विकास किया है, कितना मतलब गहराई से अपने वेदों में, ग्रंथों में लिखा है, ये कहीं भी नहीं पाया जा सकता। इतनी गहराई किसी भी देश के मुनियों में या किसी भी देश के वैज्ञानिकों में, तर्कशास्त्रियों में, भूगोल शास्त्रियों में किसी में भी नहीं है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। हमारे यहाँ जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान है जो बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए भी चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखर दी है। यहाँ की जमीन स्वर्ग के लायक है, यहीं पर स्वर्ग है। यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्यों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो है, यहाँ तो स्वर्ग जो है सो है, भारत में भूतल पर ही स्वर्ग है और यहाँ प्राकृतिक संपदा है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मानवों का जो गुण है वो अलग प्रकार का है, पूरे विश्व के मानवीय गुणों से अलग है। मूल्यवान रत्न है यहाँ पर, प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्यों के आध्यात्मिक चिंतन। यहाँ की जो ऋषि मुनि है उनका आध्यात्मिक चिंतन ये तो विस्मरणीय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है। यहाँ जीवन को सच्चा बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं। सच्चा जीवन क्या है उसका ज्ञान आपको भारत में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि भारत सनातनों का देश है। सनातनियों ने यहाँ पर जीवन की वास्तविकता से हमें रूबरू कराया है, जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव जो होता है वहाँ परंपरा, नियम, ये सब जो होते हैं एक विशेष प्रकार के होते हैं।
ये वेद मंत्र विधि व्यवहार ये सारे के सारे आपको गांव में देखने मिलते हैं। शहरों में इन नियम और परंपरा को ढकोसला माना जाता है, दिखावा माना जाता है, बनावटी माना जाता है। ये हमारे वेदों को ढकोसला कहते हैं, हमारे मंत्रोच्चारणों को ढकोसला कहते हैं। वे इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। जो थोड़ा भी गांव से जुड़े हुए हैं वो जरूर इन सब चीजों में विश्वास करते हैं। भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है। ऋषि यानी वेद मंत्रों में जो लिखा हुआ है, ऋषियों ने जो ग्रंथों में लिखा है, वो सारे के सारे ज्ञान का भंडार है। उसी के आधार पर आज हमारे नियम कानून, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। और कृषि के कारण ही हम जीवित है। कृषि के कारण हमें भोजन प्राप्त होते हैं और अच्छे से अच्छे व्यंजन भी प्राप्त हो रहे हैं। कृषि पर पूरा विश्व आधारित है। गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेगी। गांव में जो है ग्राम पंचायत कहने का मतलब है कि आपस में सर्वसम्मति से जो है कोई भी नियम कानून लागू किए जाते हैं। सबके लिए दंड या और भी कुछ उपहार का व्यवस्था किया जाता है। वो सब सर्वसम्मति से होता है, ना कि किसी एक के मन से, ना कि किसी के दबाव में, ना ही किसी के कारण। तो ऐसा गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेंगे। कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि। कृषि व्यवस्था तो है ही, मंदिर व्यवस्था भी है, जो केवल मौलिक रूप से देखने को ही नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर सब कुछ मिलेंगे। अब है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों? तो ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न का जवाब है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। युवा अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे वहां पर भारत में, तो उन्हीं के आगमन के पहले जो है मैक्स मूलर वहां पर भाषण दे रहे थे और उसी भाषण का अंश है हमारा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें। तो ये जो है उसी पर दिया गया ये भाषण है। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि हो। सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हो और सिंधु गंगा के मैदानों में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या इंग्लैंड लावे। यानी सर विलियम जोन्स जो यहाँ आ रहे हैं उसी की तरह वो जो है यहाँ से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि उसके अंदर हो और वो सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हो। जिस तरह से सर विलियम जोन्स स्वप्नदर्शी थे, भारत के दर्शनाभिलाषी थे, उसी प्रकार गंगा सिंधु के मैदानों की संग्रहणीय वस्तु, यहाँ पर जो संग्रहणीय वस्तु है उनको वो इंग्लैंड ले जाए और यहाँ के ज्ञान विद्या को इंग्लैंड ले जाए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि अपनी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्रों में है तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। किसी भी क्षेत्र में यदि आपको अभिरुचि है और उसका प्रदर्शन आप करना चाहते हैं तो आप भारत आइए। भारत में आपको सब अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने वाली कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र नहीं मिल सकती है। यानी यहाँ एक प्रयोगशाला माना गया है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसका प्रयोग आप भारत में कर सकते हैं, चाहे वो प्रवास के मामले में कानून हो अथवा अन्य कोई कानून बनाने में या सीखने सिखाने के मामले में हो। यहाँ पर आपको उपयुक्त प्रयोगशाला मिलेगी और जो जैसे विश्व में अन्यत्र नहीं मिल सकती है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। यहाँ वारेन हेस्टिंग जो है उनको 172 सिक्का सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के
निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक को यह उपहार के रूप में दे दिया जाए, गिफ्ट के रूप में दे दिया जाए, और वो जो है इस गिफ्ट को सर्वोत्तम मानेंगे, सबसे अच्छा मानेंगे, और यह जो है दुर्लभ वस्तुओं में से एक माना जाएगा। मतलब वो रेयर ही ऐसा हो सकता है, सभी तो ये सिक्के पा नहीं सकते हैं। यह सिक्का दारिश नामक सिक्का सभी को मिलने वाली है नहीं, सब जगह तो है नहीं, इसलिए उन्होंने उन्हें भिजवा दिया। कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए। कंपनी के निदेशक जो थे वे उनके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला, और उन सभी मुद्राओं को गला डाला। तो वारेन हेस्टिंग द्वारा भेजा गया 172 मुद्रा था, सभी को गला करके एक सोना बना लिया गया। वारेन हेस्टिंग के लिए यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पर हताश हो गया, वो सोच में पड़ गया। फिर सोचा कि आगे से सावधानी रहे कि ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाया जाए। तब उन्होंने फिर से सोचा कि अब से ऐतिहासिक वस्तुओं को मैं उन्हें गिफ्ट में नहीं दूंगा, इसे बचाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। यानी नीति कथा जो है, हमारे जो नीति कथाएं भारत में प्रचलित है, उन कथाओं में भारतीय अवदान को किस प्रकार रेखांकित किया है, मतलब यहाँ की नीति कथाएं किस प्रकार का है। लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। नीति कथा के अनुसार लोगों में नया जीवन भरा गया है। दंत कथा हो या नीति कथा हो, इनके द्वारा लोगों में नए नए संचार किए गए, जीवन का संचार किया गया है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर सभ्यता आ रही है, लेकिन यहाँ से जो है नीति और नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। ये कहावत और दंत कथाएं जो है, दंत कथाएं मतलब जो कहानियां सुनाती है हमारे दादी नानी, चाहे जो भी हो, ये दंत कथाएं होती है, तो ये बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। इसमें जो समस्याएं हैं वो अभी भी समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत जो है, ये कहावत है शेर की खाल में गधा। ये कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रस्टिल में मिलती है। प्लेटो जो है, यूनानी दार्शनिक प्लेटो है, उनके क्रस्टिल में, उनके ग्रंथ में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान की एक नीति कथा से मिलती है। इसी तरह की संस्कृत की एक कथा है जो यूनान के नीति कथा से मिलती जुलती है। अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी, यूनान और कहां भारत कहां यूनान, और दोनों की दंत कथाएं कैसे मिल गई, कैसी एक सी हो गई, यह कहीं ना कहीं एक शोध का विषय बना हुआ है। ये सोच का विषय है कि क्या हमारे पूर्वज या भारत और यूनान में बहुत पहले संबंध तो नहीं था, वहीं से तो नहीं सभी बिखरे थे, या यहीं से बिखर के वहां गए। तो ये जो है एक अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। तो इसमें जो है आज हम यहाँ रहने देते हैं। अगला प्रश्न उत्तर जो है हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो आपका ये जो है पढ़ाई छूटे ना, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करें, शेयर तो जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो सके। इसलिए आप जरूर इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव आपका SSY एकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर के आया हूं 10वीं कक्षा का हिंदी गोधूली का तीसरा चैप्टर का प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो, आने वाला वीडियो जो है आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण
लेखक ने क्या दिखाए थे? भारत और यूरोप के प्राचीन संबंध, अर्थात जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ वो संबंध नहीं, उससे पहले बहुत 100 साल पहले जो है भारत का संबंध यूरोप से था। तो भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है, मैक्स मुलर ने क्या दिखाया? उत्तर है कि लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। जिस समय सोलोमन थे उसी समय भारत और यूरोप में जो है आवागमन के साधन जो है वो सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। अब इसका अध्ययन अगर किया जाता है तो पता चलता है उसमें कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों के प्रयोग मिलता है। इन शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबिल में की गई है वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों में नहीं लाई जा सकती है। अर्थात जो जो वस्तुएं यहां से निर्यात की जाती थी उसका चर्चा बाइबिल में है। ये नहीं है कि भारत से किया जाता है ऐसा, लेकिन चर्चा है कि हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि का जो है निर्यात किया जाता था। बाइबिल में इस बात की चर्चा है और ये चीजें हमारे भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलती है। वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात है कि 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप में व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ संबंध बंद नहीं हुए। अगला प्रश्न है कि भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है। ग्राम पंचायत में जो नियम, कानून, व्यवस्था होता है उसका महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया गया है। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण, मतलब राजनीतिक इकाई सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत में देखा जाता है और उसके निर्माण और विकास के से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। यानी इस अवसर को जो है कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। यहाँ पर जो है प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप को प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। पर भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुष्ट धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। आज भी धर्मों के लिए जो है नए मत मतांतर प्रकट होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत में, इसका उत्तर है कि भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यह बहुत ही अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य, यानी जो भविष्य किसी देश ने सोचा नहीं है उतनी दूर तक इनकी सोच थी आज से प्राचीन समय में, जो आज के समय में सत्य होता जान पड़ता है। तो उसके बीच आप खड़ा पाएंगे। यहाँ आपको ऐसे शुभ अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज के किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो
अथवा अन्य कोई कानूनी मामला, सीखने या सिखाने योग्य बातें क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाए हैं? तो इसका उत्तर है कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता क्या है? इसकी प्राचीनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है, यानी ग्रीक भाषा को पुराना माना जाता है और उससे भी पुराना है संस्कृत का काल। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक ही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। किन भाषाओं से किन भाषाओं का संबंध है, इस बात का पता संस्कृत के आने के बाद ही पता चला। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, अर्थात कि निश्चित रूप से इन सभी भाषाओं से आगे जन्म लेने वाली भाषा सिर्फ संस्कृत भाषा ही है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो किसी देश अथवा राज्य की प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहां की भाषा की प्राचीनता को जानें। किसी देश की प्राचीनता को, देश का इतिहास को जानने से पहले हम उसके भाषा की प्राचीनता को जान ले तो पता चलता है कि यह कितना प्राचीन है। यदि हम जानना चाहें कि आर्य लोग उसकी शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। अगर हम चाहें कि आर्य जो रूस के आसपास थे, तो वहां से जो विभक्त हुए, तो आर्य जो अनेक शाखाओं में विभक्त हुए, उस समय से पहले, विभक्त होने से पहले वो चूहों के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, इन भाषाओं को जानने के लिए हम आर्य भाषा के शब्दकोश को हमें देखना होगा। भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व की समानता एवं सांस्कृतिक अवस्था को जान सकता है। भाषा के सहारे जो है या की सांस्कृतिक अवस्था और भाषा का विभाजन की बात को हम समझ सकते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा। इसका मूल, संस्कृत का जो मूल उद्गम है, ये मतलब संस्कृत का जन्म मूल रूप से कहां से हुआ, उसको अगर जानना चाहें तो हमें बहुत पीछे अपने कदम को ले जाना पड़ेगा, बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा और पीछे हटकर हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुए थे। तब अगर इससे ज्यादा पीछे हटते हैं तो हमें तब पता चलेगा कि जहां पर हिंदू है, ग्रीक, यूनानी आदि ये सब शक्तिशालियां एक जगह रहते थे और वहीं से वो विभाजित हुए हैं, दूसरे से पृथक हुए थे। अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाली चट्टान नहीं है। आर्य भाषा जो है, ये संस्कृत जो है, ये उतार चढ़ाव में है कि ये कभी माना जा रहा है, कोई इस पर चर्चा करते हैं कि इससे ज्यादा प्राचीन ग्रीक है, कभी कुछ पता चल रहा है यूनानी भाषा से मिलता है तो यूनानी भाषा जो है वो प्राचीन है कि संस्कृत भाषा प्राचीन है। इस बात के उतार चढ़ाव से जो है ये घिसने वाली चट्टान रही है संस्कृत भाषा, आर्यों का भाषा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रश्नों का हल यहाँ तक है। हम और भी प्रश्न लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव SSY एकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से 10वीं कक्षा का तृतीय अध्याय लेकर के आया हूं, जो कि गोधूली से लिया गया है। इसके शीर्षक का नाम है भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। तो हम चलते हैं अगला प्रश्न उत्तर के तरफ। अगला प्रश्न 13 नंबर का है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाएं जो है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है,
और इन सब भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को यानी पश्चिमी देश वालों को जो है क्या क्या लाभ हुए। तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इससे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया गया है, जो पहले नहीं हो पाया था। अर्थात जब हमारी भारतीय भाषाओं का, संस्कृत का और भारतीय अन्य भाषाओं का जो है अध्ययन किया गया, तब एक दूसरे से कहां संबंध था, हमारे देश का संबंध और किन किन देशों के साथ बेहतर था और किस प्रकार का संबंध था, ये सारे के सारे जानकारियां ऊपर हो सकी, वास्तविकता का पहचान हो सका। जैसे दिया है कि हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं हुए, हमारे विचार जो है व्यापक ही और उदार ही नहीं रहे, बल्कि लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना, यानी सभी विश्व के सभी देशों से, कई देशों से, अन्य देशों से यहाँ लोग आए और यहाँ के लोगों ने उन्हें गले लगाया। यही नहीं सीखा, बल्कि अपितु इनसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है। यानी मानव जीवन के संपूर्ण इतिहास का जो वास्तविक रूप है उसको इन्होंने प्रकट किया है, जो पहले नहीं हो पाया था। अब अगला प्रश्न है कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। लेखक ने भारत के लिए जो है नवागंतुक अधिकारी को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ उत्तर है कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। सर विलियम जेम्स ने जो है यहाँ पर जब भारत की भूमि पर आया तो उन्होंने यहाँ पर से बहुत सारे माल बटोरने का स्वप्न देखा था, और उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित कथाओं का उपयोगी, कलाओं की जननी, एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा की जननी एवं धार्मिक विकास की केंद्र भूमि तथा रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा की दृष्टि, विविधता के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा सकने वाली पवित्र भूमि है। उन्होंने उतना ही नहीं देखा, बल्कि भारत में जो विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को उन्होंने यहाँ करके देखा। यहाँ पर उन्होंने एक सुखद आनंद का अनुभव किया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। यानी यहाँ जो नए आगंतुक है, अधिकारी है या जो भी पर्यटक है, जो ये सोच करके आते हैं कि यहाँ पर विजय पाना है, यहाँ से बहुत कुछ ले जाना है, उन्हें नया सिकंदर कहा है। उन्होंने भारत विजय का सिकंदर ने स्वप्न देखा था। सिकंदर ने भारत को विजय करने का स्वप्न देखा था, जो उसका स्वप्न ही रह गया। संपूर्ण विश्व को जीतने वाले विश्व विजेता सिकंदर भारत में आकर के हार गए। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है। अर्थात अभी जो नए स्वप्नदर्शी हैं, स्वप्न देख रहे हैं ऐसा सिकंदर की तरह, उन्हें भी सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है। लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को आज यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके विजय करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहा है। लेखक ने कहा है
कि आने वाले नवागंतुक जो है, अधिकारियां जो है, पर्यटक जो है, वो ये मत सोचे कि भारत में अब कुछ विजय करने के लिए बचा ही नहीं है। यहाँ अभी भी बहुत सारे अनमोल रत्न हैं जिन्हें अब लोग चुराने में असमर्थ है, यहाँ से ले जाने में असमर्थ है। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान, विकास सूत्र आदि बड़ी से बड़ी विजय शेष है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अभी भी इस पर विजय पाना शेष है। ये सोचकर आइए। विश्व के सर्वांगीण विकास हेतु आज भी भारतीयता के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को लेखक ने अनिवार्य बताया है। साथ ही भारत में असीम संभावनाओं पर बल दिया है। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को लेखक ने अनिवार्य बताया, बल्कि साथ ही भारत ने असीम संभावनाओं पर भी बल दिया है। यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसे भारत का विकास और भी तेजी से होने वाला है। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आइए अब चलते हैं भाषा की बात यानी व्याकरण की तरफ। इसमें जो है आपको इसी चैप्टर से, इसी अध्याय से व्याकरण के कुछ शब्द, कुछ पद को लिया गया है जिनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है, जो कि हमारे परीक्षा में इसी सब व्याकरण से पूछा जाता है। तो इसीलिए हमको इसको अध्ययन करना जरूरी है। तो अब हम व्याकरण की तरफ चलते हैं, भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों से विशेष और विशेषण पद चुने। वाक्य है, इनमें से कुछ विशेषण है और विशेष्य है। सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो विशेषण तो वो होती है जिसकी मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बतलाया जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता को बतलाया जाए तो उसको हम विशेष कहते हैं। जैसे कि कलम अच्छी है, कलम अच्छी है, कलम की विशेषता क्या है तो अच्छी, यानी यहाँ अच्छी जो है ये विशेषण है, परंतु किसकी विशेषता है अच्छी होना, तो ये कलम की, तो कलम जो है विशेष्य है। उसी प्रकार से इस वाक्य में कुछ विशेष्य शब्द है और कुछ विशेषण है। तो विशेष यहाँ पहला वाक्य है, उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार। अर्थात विशेष शब्द इसमें है उपलब्धियों और साक्षात्कार, और विशेषण शब्द है उत्कृष्टतम और सर्वप्रथम। उत्कृष्टतम जो है विशेषण है, सर्वप्रथम विशेषण है, वहीं उपलब्धियों और साक्षात्कार जो है ये विशेष शब्द है। उसी प्रकार से प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग, यहाँ पर जो है सिर्फ लोग जो है ये विशेष है, जबकि यूरोपियन और हम ये दोनों जो है विशेषण है। हम जो है यूरोपियन की विशेषता को बतलाता है और उसके बाद जो है यूरोपियन जो है लोग की विशेषता को बतलाता है। यानी अगर कोई विशेषण है उसके पहले और कोई विशेषण लग जाए तो ये विशेष हो जाता है अगला पद। तो उसी तरह से ये भी एक विशेष हो जाता है, लेकिन इसको विशेष में लिखा नहीं गया है। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन। अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन, यहाँ जन्म की विशेषता है अगला और जीवन की विशेषता है शाश्वत। तो ये दोनों विशेषण है, जबकि जन्म विशेष्य है और यहाँ जीवन जो है विशेष्य है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों आज का भारतीय भी, यानी यहाँ विशेष जो है भारत है, भारत। उसके बाद विशेषण जो है पुराना, आज, 2-3 हजार वर्ष, ये सब जो है विशेषण शब्द है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां। यहाँ भूले बिसरे जो है बचपन की विशेषण को बतलाता है और उसी तरह स्मृतियों को की विशेषता है कि वो मधुर है। तो ये दोनों मधुर और भूले बिसरे ये दोनों जो है विशेषण है, जबकि बचपन और स्मृतियां ये दोनों विशेष्य है। अब लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी, तो यहाँ पर विशेष जो है लोगों है, जबकि विशेषण बर्बर, लाखों करोड़ों, ये जो है विशेषण शब्द है। अब चलते हैं अगला प्रश्न है कि अग्रजा की तरह जा प्रत्यय जोड़ करके 3 अन्य शब्द बनाए, यानी जा को जोड़ करके, जिस तरह अग्रजा में जा लगा हुआ है उसी तरह से और भी 3 शब्द, अन्य शब्द लिखें। तो यहाँ लिखा है जिसका उत्तर है अनुजा, भानुजा और भ्रातृजा। अग्रजा, जिस तरह से अग्रजा का अर्थ होता है
की बड़ी बहन, आगे जन्म लेने वाली, आगे जन्म लेने वाली उसको हम अग्रजा कहते हैं। उसी तरह अनुजा मतलब पीछे जन्म लेने वाली छोटी बहन को हम अनुजा कहते हैं। तो अनुजा मतलब छोटी बहन हो गया। भानुजा जो कि भानु से जन्म लेने वाली, और भ्रातृजा जो भतीजी को हम भ्रातृजा कहते हैं। उसी तरह से अब निम्नलिखित उपसर्गों से 3 शब्द बनाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों से 3 शब्द बनाए। तो यहाँ प्र उपसर्ग से बनाइए। तो प्र से जैसे कि उपसर्ग होता है वो शब्द जो कि किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्र है जिससे हम 3 शब्द बनाए हैं, प्रणाम, प्रसंग, प्रवाह। जैसे नाम में प्र जोड़ देते हैं प्रणाम, संग का अर्थ कोई और होता है, जबकि उसमें प्र जोड़ देने के बाद प्रसंग ये अलग अर्थ बतलाता है। वाह कोई अलग शब्द है जिसमें प्र जोड़ देते हैं, प्रवाह हो जाता है जिसका अर्थ अलग होता है। इसको हम ऐसे शब्द जो पहले जोड़ करके दूसरे शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर दे उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह नी से है निधन, निश्वास, निःशेष। उसी तरह अनु से अनुभव, अनुगम, अनुमान, और अभि से अभिज्ञान, अभिमान, अभिनंदन। विज से विज्ञान, विश्वास, विनाश। अब अगला प्रश्न है कि वास्तविक में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से 5 शब्द बनाए। वास्तविक में जो है इक प्रत्यय है, उसी तरह इक लगा करके और भी 5 शब्द बनाए। तो जैसे कि हमने बनाया है नैतिक, मौलिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, साहसिक, है ना। तो इस तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने आज तीसरा अध्याय जो समाप्त हो चुका है। तो हम अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, जिस चैप्टर का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक परिचय और पाठ लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो है उसका प्रश्नोत्तर हम करेंगे जिसमें व्याकरण की भी बातें होंगी। तो आप अगला वीडियो देखने के लिए ना भूलें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।